यस, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। सो आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने जा रहे हैं महिला पर्यवेक्षक को फीमेल सुपरवाइजर के कुछ प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस आज की क्लास में हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। ओके और कंप्लीट कोर्स की बात की जाए तो कंप्लीट कोर्स आप सभी के लिए अवेलेबल है, जिसमें आपको सेक्शन 1 एंड सेक्शन 4 के कंप्लीट वीडियो क्लासेस प्लस नोट्स यहाँ पर मिल जाएंगे। ओके सो आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं 26 मार्च 2017 का पेपर। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हम लोग जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, इस पेपर में पूछे गए, ये सारे क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है पूरा आपका पोषण व स्वास्थ्य। ठीक है, उसी से रिलेटेड हम लोग यहाँ पर क्वेश्चंस कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देखिएगा और आंसर करिएगा। आंसर इसका क्या होगा, देखो पूछा क्या गया है इसके अंदर। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पर फोकस किया जाए तो इनमें से कौन व्यापक जन समूह हेतु आहार्य लक्ष्य यहाँ पर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डाइटरी गोल्स फॉर पॉपुलेशन एट लार्ज, है ना, बड़ी संख्या में अगर जनसंख्या को कवर करना है ना। व्यापक जन समूह जो है मेन फोकस फूड में किस चीज पर रखेगा। पहला ही ऑप्शन आपको ऑल ऑफ दी अबोव दिया है, न्यूनताजन रोगों और विकारों की रोकथाम करना, जितने भी डिसीज और डिसऑर्डर्स है उनको कम करना, है ना, उनका प्रिवेंशन करना। अगला देखना ऑप्टिमल परफॉर्मेंस एंड मेंटेन आईबीडब्ल्यू। अब ये आईबीडब्ल्यू क्या चीज होती है, तो आइडियल बॉडी वेट, यानी कि आपका जो हाइट है उसके अकॉर्डिंग आपका वजन कितना होना चाहिए, है ना, ये वाली चीजें होती है जो अपन बॉडी मास इंडेक्स के अंदर पढ़ते हैं। तो आईबीडब्ल्यू का मतलब क्या होता है, आइडियल बॉडी वेट यहाँ पर होना। ठीक है, जितनी हाइट है उसके अकॉर्डिंग अपना यहाँ पर वजन होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्टिमल परफॉर्मेंस एंड मेंटेन आईबीडब्ल्यू, तो यस डेफिनेटली ये भी हो सकता है। सकारात्मक स्वास्थ्य कायम करके रखना, एक पॉजिटिव हेल्थ यहाँ पर मेंटेन करना, तो डेफिनेटली सारे ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। कि अगर मैं एक व्यापक लेवल पर बात करूं तो हमारे डाइटरी गोल्स ये होना चाहिए कि हम लोग कम से कम बीमार पड़े, हमारा वेट उसी के अकॉर्डिंग हो और हमारा पॉजिटिव हेल्थ भी यहाँ पर मेंटेन रहे। ठीक है, तो आईबीडब्ल्यू का फुल फॉर्म देख सकते हैं। बड़ी आबादी के लिए आहार संबंधी लक्ष्य में कुछ चीज़ें मेंशन करी गई है आईसीडब्ल्यूएस के द्वारा। तो शरीर का स्वस्थ वजन बनाए रखना, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए पर्याप्त पोषण को सुनिश्चित करना, जन्म के समय वजन में सुधार करना, शिशुओं, बच्चों और किशोरों के विकास को बढ़ावा देना, कमी से होने वाली बीमारियों की रोकथाम करना, दीर्घकालीन आहार संबंधी विकारों को दूर करना, जिस लाइक किसी व्यक्ति को एनीमिया है या फिर किसी भी प्रकार की कोई भी कमी है ना, जिसके लॉन्ग इम्पैक्ट यहाँ पर हो सकते हैं, उसको रिड्यूस करना, और बुजुर्गों की स्वास्थ्य सेवाएं यहाँ पर प्रदान करना। ठीक है, उनके स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखना। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था कि क्या हो सकती है व्यापक गोल हमारे, क्या हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रसवकालीन देखभाल के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। इंट्रानेटल केयर बिगिंस विद द ऑनसेट ऑफ। ठीक है, सबसे पहला पूछा गया है, सबसे पहला ऑप्शन देखिएगा, प्रसवकालीन मतलब प्रसव के समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इंग्लिश में से इंट्रानेटल बोला जाएगा, क्योंकि 2 तरीके से होती है, आप इसको 3 तरीके से कंसीडर कर सकते हैं। मेन तो अपना होता है प्रसव पूर्व, ठीक है, फिर एक प्रसवकालीन मतलब उसके समय, ठीक है, और उसके बाद 3 तरीके से देखभाल यहाँ पर करी जाती है। तीनों के अपने अपने अलग अलग तरीके यहाँ पर होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखना, ये प्रसव आरंभ होने के बाद स्टार्ट होती है और प्रसव के बाद तक चलती है, जिसमें माता और शिशु की जांच करना शामिल है। ठीक है, यह गर्भावस्था के अंतिम तिमाही के दौरान की जाती है, उपरोक्त दोनों या फिर गर्भावस्था की दूसरी तिमाही के दौरान यहाँ पर करी जाती है। इसे 3 पीरियड यहाँ पर डिसाइड किए गए, पहला, दूसरा और तीसरा, है ना, 3 यहाँ पर डिवाइड कर दिए गए, ये हम लोग कह सकते हैं। तो इंट्रानेटल में हम लोग किस चीज़ को कंसीडर कर सकते हैं, ये प्रसव आरंभ होने के बाद आरंभ होती है। ठीक है, जो शुरुआती महीने स्टार्ट होंगे उसमें ये स्टार्ट हो जाएगी और प्रसव के बाद तक चलती है, जिसमें माता और शिशु की जाँच करना और ये सारी चीज़ें सम्मिलित हो जाती है, मतलब A to Z सारी चीज़ें, है ना, प्रसव या गर्भधारण करने से लेकर डिलीवरी होने तक और उसके बाद की जो देखभाल है वो सब इसी के अंदर यहाँ पर कंसीडर कर ली जाती है। तो लेबर एंड आफ्टर डिलीवरी विच इंक्लूड द एग्जामिनेशन ऑफ मदर एंड बेबी, जहाँ पर माता और बच्चे दोनों को एग्जामिन किया जाएगा, उसमें पूरा आपका वैक्सीनेशन प्रोग्राम आ जाएगा, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब देखो तीनों समय की अपने अपने ना कुछ ऐसे बोल सकते हैं क्वेश्चंस होते हैं, कौन कौन चीज़ों का हमें यहाँ पर ध्यान रखना पड़ता है।
तो अगर मैं प्रसव पूर्व देखभाल की बात करूँ तो मेन पॉइंट आप देख सकते हैं, क्योंकि इन जनरल हमने अपने घर में या अपने परिवार वालों में ये सारी चीज़ें देखी है, तो हमें कहीं ना कहीं आइडिया है कि बहुत सारी चीज़ों का हमें यहाँ पर ध्यान रखना पड़ता है ना, अच्छी केयर यहाँ पर चाहिए होती है। ठीक है, तो गर्भवती होते ही महिला को अपना पंजीकरण जो है उप स्वास्थ्य केंद्र या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर करवाना होता है। गर्भावस्था में कम से कम 3 बार चिकित्सक या फिर स्वास्थ्य कार्यकर्ता से जांच करवा लेनी चाहिए, मिनिमल 3 बार है ना। आप जितनी बार करवाना चाहें आप उतने करवा सकते हैं, आप हर महीने भी ले सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट 3 बार तो करवाना ही है आपको, तभी आपका ये जो है वैलिड माना जाएगा, जो आपका कार्ड बनता है। गर्भावस्था में खतरे के संकेत जैसे रक्तस्राव होना, ठीक है, गर्भ का हिलना डुलना बंद होना, उच्च रक्तचाप यहाँ पर हो गया, हाई बीपी हो गया, चेहरे और पैरों में सूजन आ गई, खून की कमी यहाँ पर हो गई, यदि हीमोग्लोबिन 7% से कम हो गया है, 1 महीने में 3 किलो से अधिक वजन बढ़ चुका है, अगर ऐसे कोई सिम्टम्स मिल रहे हैं तो डायरेक्टली डॉक्टर से कनेक्ट करना चाहिए। चिकित्सक या महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा बताए गए आयरन फॉलिक एसिड की एक गोली नियमित रूप से 100 दिन तक यहाँ पर सेवन करनी चाहिए। ठीक है, प्रसव पूर्व देखभाल में क्या क्या चीज़ें हो जाती है, देखो धनुष बोझ जिसे अपन टीटनेस यहाँ पर बोलते हैं, जहाँ पर बच्चा जो होगा है ना वो बिल्कुल इस तरीके का हो जाता है, पतला दुबला सा, है ना, थोड़ा मुड़ा हुआ यहाँ पर, तो उसे धनुष बोझ हिंदी में बोला जा सकता है, आप टिटनेस कह सकते हैं इसे। टिटनेस खतरनाक रोग यहाँ पर होता है जो माता एवं बच्चे दोनों के लिए प्राणघातक हो सकता है, इसीलिए पंजीकरण के समय और 1 माह के बाद टिटनेस का इंजेक्शन जरूर से लगवा लेना चाहिए। गर्भ में पल रहे बच्चे की वृद्धि के लिए गर्भवती स्त्री को सामान्य से अधिक भोजन यहाँ पर करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर वो सब कुछ चीज़ें सही चलेगी तभी बच्चे का वजन जो है 3 किलो के आसपास आएगा, नहीं तो वजन में कमी होना और फिर आगे की समस्या यहाँ पर उत्पन्न हो जाती है। पूरा पौष्टिक आहार, हेल्दी डाइट यहाँ पर लेनी होगी और ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट यहाँ पर करना है, कोई भी भारी काम यहाँ पर नहीं करना है। प्रसवकालीन देखभाल और प्रसव पश्चात देखभाल की यहाँ पर बात करें तो मेन इसमें ये बोला जाता है कि मेन आपको हाइजीन यहाँ पर रखना होता है। ठीक है, स्वच्छता का आपको पूरा ध्यान यहाँ पर रखना है, किसी संस्था अस्पताल में ही प्रसव करवाना है और अगर एट ए टाइम अगर वो पॉसिबल नहीं हो तो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की सहायता से ये चीज़ पॉसिबल हो पाती है। बच्चों को जन्म होते से उसे स्तनपान करवाना, माँ का पहला दूध कोलेस्ट्रॉम जिसे कहा जाता है बच्चे के लिए अत्यंत लाभदायक होता है, उसे अवश्य पिलाएं, 2-3 घंटे के अंतराल पर करवाते रहना चाहिए और शुरुआत में केवल माँ का दूध ही यहाँ पर देना चाहिए, है ना। ये अपन सारी प्रकार के जो क्वेश्चंस रखे जाते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, प्रसव के दौरान अत्यधिक रक्तस्राव होना, 12 घंटे से अधिक प्रसव पीड़ा होना, 30 मिनट में नाल का बाहर नहीं निकलना और बच्चे के शरीर पर यदि पीलापन नज़र आता है तो एट ए टाइम अस्पताल लेकर जाना चाहिए, है ना। तो ये सारे क्वेश्चंस का जो है ध्यान रखना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा पेय पदार्थ यहाँ पर देने चाहिए, है ना। भोजन के साथ रोजाना या 100 दिन तक आयरन फॉलिक एसिड की गोली यहाँ पर लेनी चाहिए। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर निःशुल्क ये अवेलेबल हो जाती है। ठीक है, माँ और बच्चे को साफ रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, डेली स्नान करवाना और ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, हेपेटाइटिस बी किसके कारण होता है? मल संदूषण के कारण, जल संदूषण, पेरेंटल रूट के कारण यहाँ पर हो सकता है या फिर भोजन संदूषण के कारण। तो हेपेटाइटिस के 4 टाइप यहाँ पर होते हैं, जिसमें से जो हेपेटाइटिस बी होगा वो आंतरिक मार्ग के कारण यहाँ पर होता है, जैसे इन्फेक्टेड इंजेक्शन के थ्रू या फिर किसी और माध्यम से हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखो हेपेटाइटिस बी के और क्या क्या किस किस वजह से हो सकता है, कारण हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। डायरेक्ट ब्लड टू ब्लड कांटेक्ट यहाँ पर हो चुका है, एक इन्फेक्टेड पर्सन जो है दूसरे किसी जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके संपर्क में यहाँ पर आ चुका है। मदर टू द चाइल्ड ड्यूरिंग द बर्थ, माँ से बच्चों के अंदर आ सकता है, अगर माँ अफेक्टेड है तो बच्चा भी हो जाएगा। ठीक है, कुछ शेयरिंग नीडल्स, एक को किसी को इंजेक्शन लगा वही सुई वापस किसी दूसरे के लिए यूज़ कर लिए तो उसके थ्रू सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं होने के, है ना। टैटू वगैरह की वजह से, पियर्सिंग हम लोग करवा रहे हैं, कान वगैरह छिदवा रहे हैं, बार्बर्स वगैरह जो हो गए, ये जितने भी यहाँ पर अपने शेविंग वगैरह करने में जितने भी सेम प्रोडक्ट यूज़ कर लेते, एक व्यक्ति को यूज़ किया फिर वही दूसरे को यूज़ कर लिया, हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट्स हो गए, सेम ब्रश किसी का यूज़ कर लिया इन्फेक्टेड पर्सन का, तो ये ऐसे फैल सकता है। और सबसे मेन होता है सेक्सुअल ट्रांसमिशन के थ्रू भी ये बहुत जल्दी फैलता है। ठीक है, तो ये सारे हेपेटाइटिस बी के मेन रीज़न हो गए। अब इसके बाद मेन इसके जो 4 टाइप होते हैं, सबसे पहले हेपेटाइटिस ए होता है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार हर साल 1.4 मिलियन लोग जो इस बीमारी से ग्रसित होते हैं। ये कॉमन है, दूषित भोजन, दूषित पानी की वजह से यहाँ पर होता है। हेपेटाइटिस बी इन्फेक्टेड ब्लड के ट्रांसफ्यूजन और सीमन से दूसरे फ्लूइड के एक्सपोजर के कारण ये हो सकता है।
तो वो सारे सिम्टम्स जो अभी आपने देखे कि इन कारण से ये हो सकता है। हेपेटाइटिस सी जो है, हेपेटाइटिस सी वायरस की वजह से होता है, यह भी ब्लड और इन्फेक्टेड इंजेक्शन के कारण होता है। हेपेटाइटिस डी की बात करें तो ये हेपेटाइटिस डी वायरस के कारण होगा। जो लोग पहले से एचबीवी वायरस से यहाँ पर ग्रसित है, इससे वो ऑलरेडी जो है इससे अफेक्ट होने के चांसेस यहाँ पर ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। हेपेटाइटिस ई जो है ये भी हेपेटाइटिस ई वायरस यानी कि एचईवी के कारण यहाँ पर होगा। दुनिया के ज़्यादातर लोग देशों में हेपेटाइटिस के संक्रमण का यही कारण है, और यह भी दूषित भोजन और दूषित खाने के कारण यहाँ पर होगा, दूषित पानी के कारण यहाँ पर होगा, ठीक है। अभी इसने पूछा था, हमारे पास जो ऑप्शन थे, इसने पूछा था हेपेटाइटिस बी किसके कारण होगा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि पेरेंटल जो रूट होता है उसके कारण होता है, ठीक है। अब पेरेंटल रूट का एक बार आप मीनिंग देख लीजिए, है ना। आंतरिक मार्ग होता क्या है, तो पेरेंटल दवाएं आहार नाल के अलावा किसी अन्य मार्ग से यहाँ पर दी जाती, जैसे कि हम लोग बीमार हो गए तो हमको इंजेक्शन यहाँ पर दिया है, तो हमने गोलियां दवाई लेने के बजाय क्या प्रेफर किया कि हम लोग इंजेक्शन ले लेते हैं, उससे जल्दी ठीक हो जाएंगे, है ना। तो दवाई क्या होती है, आहार नाल मतलब भोजन के साथ निगलने की बजाय या पानी के साथ लेने की बजाय किसी अन्य मार्ग से दी जाती है, जैसे कि हमने इंजेक्शन के थ्रू यहाँ पर ले ली है, ठीक है। अब हम इसमें अलग अलग टाइप यहाँ पर हो सकते हैं कि डायरेक्टली हमारी वेन्स में छोड़ दी गई है ना, इंट्रामस्क्यूलर दे दी है, इंट्रावेंस यहाँ पर दे दी है। इंजेक्शन का कोण और प्रवेश की गहराई इंजेक्शन के प्रकार को इंगित करती है कि आप किस प्रकार का इंजेक्शन यहाँ पर यूज़ करें, क्योंकि लगाने के अलग अलग तरीके यहाँ पर होते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। पूछा क्या गया है, किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में किसी रोग या संक्रामक अभिकर्ता की लगातार उपस्थिति को क्या कहा जाता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में कोई एक स्पेसिफिक, पूरी अर्थ, पूरी पृथ्वी को, पूरे विश्व को आप कंसीडर कर लें, किसी एक स्पेसिफिक क्षेत्र में किसी रोग या संक्रामक अभिकर्ता की लगातार उपस्थिति, मतलब उस जगह जो है कई सारे लोग जो है उस बीमारी से ग्रसित हैं, तो इसे एपिडेमिक, एंडेमिक, कैरियर या फिर पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी कहा जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, इसे कहा जाता है एंडेमिक। देखो इस एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो इसमें क्या बोला गया है, एंडेमिक है, एपिडेमिक है और पेंडेमिक यहाँ पर है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर एंडेमिक की, तो ये क्या हो रही है, पूरी हर जगह स्प्रेड हो गई है, ठीक है। ये क्या हो रहा है, हर जगह थोड़ी थोड़ी मात्रा में फैली हुई है, जस्ट लाइक मलेरिया, इट्स कॉमन, हर जगह थोड़ी थोड़ी मात्रा में, सब जगह पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड आपको इसके पेशेंट ऑलमोस्ट मिल जाएंगे, ठीक है। और एपिडेमिक की बात करें तो वो क्या कर रहा है, एक स्पेसिफिक एरिया को यहाँ पर ग्रसित कर रहा है, एक स्पेसिफिक क्षेत्र को यहाँ पर ग्रसित कर रहा है, ठीक है। कि किसी भारत के किसी कोने में या पूरे विश्व के किसी एक कोने में या एक कंट्री में जो है इस प्रकार की बीमारी है, जो और कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगी। और पेंडेमिक का मतलब होता है ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो होता है ये बीमारी यहाँ पर फैल चुकी है, जस्ट लाइक कोविड जो होता है पूरी दुनिया को उसने अफेक्ट कर दिया था, तो वो अपना क्या हो गया, पेंडेमिक यहाँ पर हो गया, पूरी कंट्रीज, है ना, कॉन्टिनेंट और पूरे सब जगह वो फैल चुका है, ओके। चलिए अगला देखिएगा, एक विटामिन जो आयरन अवशोषण में सहायक होता है, क्या हो सकता है, अ विटामिन विच हेल्प इन आयरन एब्जॉर्प्शन। एक विटामिन जो आयरन का अवशोषण करेगा, स्कॉर्बिक एसिड हो सकता है, थाइमीन हो सकता है, राइबोफ्लेविन हो सकता है, या पेंटाथोनिक एसिड हो सकता है। देखो अब अपन ने विटामिन के लिए तो विटामिन डी पढ़ा है कि आयरन के अवशोषण में वो सहायक है, बट वो अभी ऑप्शन में है नहीं, है ना, क्योंकि अगर अपन देखें तो एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी दे रखा है, तो डेफिनेटली अगर इन सब में से चूज करें तो विटामिन सी जो है नॉन हीम जो होता है उसको भी इजीली ये एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ऑप्शन नंबर 1 विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ऐसे विटामिन डी होता है आयरन का अवशोषण करने के लिए, लेकिन अगर मैं बात करूँ तो विटामिन सी भी यहाँ पर अवशोषित कर सकता है, ठीक है। तो देख लेते हैं कि आयरन को अवशोषित करने के लिए विटामिन डी आवश्यक होता है ना। विटामिन डी आयरन की कमी के निम्न स्तर का संकेत देता है, ठीक है। आयरन की कमी होगी, दैट मीन्स हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी है। विटामिन सी शरीर को आयरन को अवशोषित करने में भी मदद यहाँ पर कर सकता है। विटामिन सी शरीर को नॉन हीम या गैर हीम आयरन को पकड़ने के लिए ऐसे रूप से संग्रहित करने में मदद करते हैं जिन्हें आसानी से अवशोषित यहाँ पर किया जा सकता है। तो ये फिर विटामिन सी के द्वारा इजीली आयरन का अवशोषण हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। छोटी चेचक चिकन पॉक्स की संक्रामकता कितने दिन तक बनी रहती है ना। इनफेक्टिविटी ऑफ चिकन पॉक्स लास्ट 3 days आफ्टर अपीयरेंस ऑफ रैशेस। जो यहाँ पर ददोरे दिखते हैं, जो रैशेस दिखते हैं, उसके 3 दिन बाद तक बनी रहती है। आखिरी पपड़ी गिर जाने तक बनी हुई रहती है, जब तक बुखार रहे तब तक, या 6 दिन बाद तक। तो इसके माना जाता है, हम लोग अपने इधर इन जनरल कंसीडर करते हैं कि 8 दिन तक इसके सिम्टम्स रहते हैं,
ठीक है। तो देखना 6 डेज आफ्टर अपीयरेंस ऑफ रेशेस, रेशेस दिखने के 6 दिन बाद तक जो है इसकी संक्रामकता यहाँ पर बनी रहती है। मतलब आप ऐसा मान लो ऑन एन एवरेज 8 दिन तक हमें बहुत क्वेश्चन, बहुत ध्यान यहाँ पर रखना पड़ता है, ठीक है, कि उसका जो है बिल्कुल दूसरों के संपर्क में न आए, वो सारी चीज़ें जो यहाँ पर मेंटेन करके चलनी पड़ती है चिकन पॉक्स के लिए, ठीक है। चिकन पॉक्स दाने शुरू होने के या यहाँ पर जो रैशेज होते हैं 1 से 2 दिन पहले तक संक्रामक रहता है, और जब तक छाले सूख ना जाए, पपड़ी ना बन जाए, तब तक रहता है। और मेनली ये जो प्रोसेस रहती है ये 5 से 7 दिन के भीतर की ये पूरी प्रोसेस रहती है, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज आप 8 दिन यहाँ पर मान सकते हैं। बच्चों को घर पर ही रहना चाहिए, अन्य बच्चों से तब तक दूर रहना चाहिए जब तक कि सारे छाले यहाँ पर ठीक ना हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भोजन पचाने, शरीर में पोषक तत्वों का अवशोषण, परिवहन और भंडारण करने में लगने वाली ऊर्जा को यहाँ पर क्या कहा जाएगा? टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड कहा जाएगा, टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर कहा जाएगा, बॉडी मास इंडेक्स कहा जाएगा, या फिर थर्मोजेनेसिस, तापजनन इसे कहा जाएगा। मतलब हमारा पूरा जो प्रोसेस यहाँ पर होता है, भोजन को पचाना, अवशोषण होना, परिवहन होना, मतलब ओवरऑल जो एनर्जी है उसको तापजनन के नाम से यहाँ पर जाना जाता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? ऑप्शन नंबर डी, थर्मोजेनेसिस के नाम से इसको यहाँ पर जाना जाता है। तो बेसिकली ये प्रोसेस होती क्या है? ये एक प्रकार की शारीरिक प्रक्रिया है जो सभी गर्म रक्त वाले जानवर जो होते हैं उनके अंदर पाई जाती है, और कुछ पौधों में आपको ये देखने को मिल सकती है। तो मनुष्य भी गर्म रक्त वाले खून के अंदर ही आता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को जो है इजीली एडजस्ट कर सकता है किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर, इसीलिए हम लोग गर्म रक्त वालों के अंदर आते हैं। ये सेल्यूलर चयापचय क्रियाओं का परिणाम होता है, और होमोथर्म का एक अनूठा उदाहरण है, जो ऐसे जानवर होते हैं जो ठंडे वातावरण में भी अपने शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करके चलते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नवजात में निर्जलीकरण के मामले में ग्लूकोज के लिए दिया जाता है। देखो, अगर हम लोग ग्लूकोज देते क्यों हैं, इसने वो सारी चीज़ें दे दी कि इन केस ऑफ डिहाइड्रेशन ग्लूकोज यहाँ पर दिया जाता है। तो ये चीज़ तो हमें भी पता थी, बट किस चीज़ का अवशोषण करने के लिए या किस चीज़ के रूप में? सबसे पहला है सोडियम का अवशोषण करने के लिए, दूसरा ही नन ऑफ दी अबव है, तीसरा सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में, या फोर्थ है टेस्ट के रूप में। तो देखो, टेस्ट आपने रिमूव कर दिया है, क्योंकि टेस्ट के लिए बच्चे को ग्लूकोज देना कि उसका अच्छा स्वाद यहाँ पर आता है, तो वो तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब नन ऑफ दी अबोव बच रहा है, सोर्स ऑफ एनर्जी कि उससे उसको ऊर्जा मिलेगी, या फिर जो ग्लूकोज स्पेसिफिक दिया जाता है इन केस ऑफ डिहाइड्रेशन, वो दिया जाता है सोडियम का अवशोषण करने के लिए, ताकि इजीली जो है उसकी बॉडी जो है सोडियम को अवशोषित कर पाए। तो यस, ऑप्शन नंबर 1 जो है यहाँ पर एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्लूकोज देना, ये उपचार बच्चों सहित निर्जलीकृत जितने भी लोग होते हैं, मतलब सभी को ग्लूकोज यहाँ पर दिया जा सकता है, ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि बच्चों को ही देना है, ठीक है। लोगों को पानी, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम बाइकार्बोनेट या सिट्रेट आप कह सकते हैं, और ग्लूकोज प्रदान करने के लिए मानकीकृत सूत्र का उपयोग करता है। इनमें से पहले 5 का उपयोग आपके शरीर से जो नमक खो गया है उसकी भरपाई करने के लिए यहाँ पर किया जाता है। सोडियम के अवशोषण में सहायता के लिए जो है ग्लूकोज का उपयोग यहाँ पर किया जाता है। तो वही ऑप्शन में था एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, है ना, उसको वापस से रिकवर करने के लिए, रीगेन करने के लिए क्या किया जाता है, यहाँ पर ग्लूकोज का प्रयोग किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। महिलाओं के मामले में 25 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर से अधिक का बीएमआई किस चीज़ को इंडिकेट करता है? ओवर न्यूट्रिशन को, अंडर न्यूट्रिशन को, बैलेंस न्यूट्रिशन को, या नन ऑफ दी अबोव? देखो, महिलाओं के मामले में अगर किसी का भी बीएमआई 25 से ज़्यादा है, दैट मीन्स वो ओवरवेट होगी, है ना, तो हम लोग कह सकते हैं ओवर न्यूट्रिशन इसको कहा जा सकता है। अब अगर मैं बात करूँ अंडर न्यूट्रिशन, तो 18.5 से कम होना, या ऑन एन एवरेज आप 18 से कम मान सकते हो, और 18.5 से 25 तक का जो यहाँ पर रहेगा, ठीक है, वो क्या रहेगा? बैलेंस रहेगा, ठीक है। तो 18 से कम नहीं होना है और 25 से ज़्यादा नहीं होना है, ठीक है। तो अभी बोला है 25 से ज़्यादा बॉडी मास इंडेक्स का होना ओवर न्यूट्रिशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कोणीय मुखपाक का होना, जिह्वा शोध होना और ओष्ठविधरता जो है किसकी कमी के कारण यहाँ पर होगा? ठीक है, ये जो बीमारी यहाँ पर होती है एंगुलर स्टोमाटाइटिस, जिसमें आपने देखा होगा कि जो होंठ होते हैं वो फट जाते हैं। जिह्वा शोध होना, ओष्ठविदारकता मतलब वही चैलोसिस, जिसमें होंठ जो है पूरे तरीके से फट जाएंगे, मुंह कटा हुआ हो जाएगा। तो ये किसकी कमी से होता है? ये होता है राइबोफ्लेविन की कमी से। जस्ट लाइक दिस यू कैन सी हियर, इस प्रकार से हो जाते हैं सिम्टम्स। तो ये राइबोफ्लेविन मतलब वही विटामिन बी का ही एक टाइप है, विटामिन B2 की कमी की वजह से यहाँ पर होता है, ठीक है। ऊर्जा उत्पादन, इसके अब कई सारे फंक्शंस यहाँ पर होते हैं। विटामिन B2 जो है बॉडी में कई सारे फंक्शंस यहाँ पर करता है। सबसे पहले ऊर्जा का उत्पादन करना, राइबोफ्लेविन शरीर को ऊर्जा के लिए
कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन को ग्लूकोज में चयापचय करने में मदद करता है। मतलब वही हमारी मेटाबॉलिज्म की यहाँ पर बात हो रही है, इजीली डाइजेस्ट करने की बात हो रही है। कोशिका वृद्धि और कार्यों में राइबोफ्लेविन मदद करता है। इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने में हमारी मदद करता है। त्वचा, बाल और नाखून को स्वस्थ बनाए रखने में हमारी मदद करता है। ठीक है, अब राइबोफ्लेविन कहाँ कहाँ से प्राप्त हो सकता है? डेयरी प्रोडक्ट से, अंडे से, हरी पत्तेदार सब्जियों से, मांस, यकृत, गुर्दे से और फलियों से ये यहाँ पर प्राप्त हो सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। जनसमूह में आयोडीन की कमी से होने वाले रोगों पर नियंत्रण करने की एक सुपरीक्षित पद्धति जिसका वितरण क्या है? ठीक है, मतलब बोला क्या गया है, जनसमूह में आयोडीन की कमी से होने वाले रोगों पर हमें नियंत्रण करना है। ठीक है, तो हम लोग एक अप्रोच का प्रयोग करेंगे। उस अप्रोच का नाम क्या है? आप आयोडीन युक्त जल लीजिए, आप आयोडाइज्ड ड्रिंक यहाँ पर लीजिए, आप आयोडीन युक्त नमक लीजिए या फिर मसाले लीजिए। तो हम सभी को बताएं कि हर घर में जो है आयोडीन युक्त नमक आपको मिल जाएगा, है ना। तो आयोडीन की कमी से होने वाले मोस्ट ऑफ दी रोग जो है वो उससे कंट्रोल हो जाएंगे। हम लोग अपने टेस्ट के लिए भोजन में भी यूज़ करते हैं, तो वो टेस्ट के लिए भी सही है और बीमारी को कंट्रोल करने के लिए भी सही है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत खसरे की जो वैक्सीन्स है ना, मेसल्स की जो वैक्सीन है वो कब दी जाती है? ठीक है, तो देखो आपको एक ध्यान होगा, MMR करके एक वैक्सीन चलती है। ठीक है, जिसमें 3 चीज़ें, 3 बीमारियां कवर हो जाती है। मिसल्स हो गया, मम्स हो गया और रुबेला हो गया। ठीक है, तो ये दी जाती है हमको 9 माह के अंदर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 9 माह। अब इसका एग्जैक्ट टाइम मैं आपको बताती हूँ। 9 महीने जब तक बच्चे को पूरे नहीं हो जाते तब तक नहीं दी जा सकती है। तो ये इसका जो टाइम है 9 महीने से लेकर 12 महीने तक का है। 9 महीने पूरे कंप्लीट हो जाए और 9 से 12 महीने के बीच में जो है अपन 10, 11, 12 महीने के बीच में दे सकते हैं बच्चे को। ठीक है, तो 9 से 12 महीने इसका करेक्ट आंसर होगा। अभी ऑप्शन में आपके पास केवल 9 महीने हैं, तो आप इसे टिक करके आ सकते हैं। ठीक है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें सारी वैक्सीन्स लिखी हुई है, जैसे एट बर्थ जो है, जन्म के समय BCG का टीका यहाँ पर लग जाता है, हेपेटाइटिस B1 लग जाता है और ओरल पोलियो वैक्सीन यहाँ पर लग जाती है। पोलियो की 2 बूंद यहाँ पर पिला दी जाती है। ठीक है, 6 वीक आप यहाँ पर देख सकते हैं, 6 सप्ताह में कौन से लगेंगे, 10 वीक में, 14 वीक में। फिर मंथ वाइज देखें, 6 मंथ हो गया, 9 मंथ हो गया, है ना। पोलियो का दूसरा दिया जाता है यहाँ पर, वैक्सीन दिया जाता है। ठीक है, और MMR का पहला टीका यहाँ पर लग जाता है। ओके, ठीक है यहाँ तक। चलिए एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसमें सारे 10 से 12 साल तक के सारे दे रखे हैं, वो सारे लगवाने ही पड़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। किसमें शिक परीक्षण यहाँ पर किया जाता है? मेनिंजाइटिस में, डिप्थीरिया में, पर्ट्यूसिस में या पोलियो माइलाइटिस में? तो शिक परीक्षण जो किया जाता है वो डिप्थीरिया के लिए किया जाता है। बेसिकली इसमें यह चेक किया जाता है कि आपकी स्किन कितनी सेंसिटिव है इस बीमारी के प्रति, मतलब कितनी संभावना है कि आपको डिप्थीरिया हो जाएगा। ठीक है, तो 1913 में विकसित शिक टेस्ट एक त्वचा परीक्षण यहाँ पर होता है, जिसका उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि कोई व्यक्ति यदि डिप्थीरिया के प्रति अति संवेदनशील है या नहीं। इसका नाम इसके आविष्कारक बेला शिक, जो कि हंगरी में जन्मे थे, एक प्रकार के अमेरिकी बाल रोग विशेषज्ञ हैं, उनके नाम पर ही उन्होंने इस टेस्ट का नाम शिक टेस्ट रख दिया। ठीक है, ये देख सकते हैं डिप्थीरिया बेसिकली गले में होने वाला जो एक हम लोग बोलते हैं ना कि गले में दर्द होता है, टॉन्सिल टाइप हो जाते हैं। ठीक है, तो जब ये बीमारी हो जाती है तो या तो ये दवाइयों से रिमूव हो जाती है, और जब बहुत बार कंटिन्यूसली ये होती ही रहती है तो फिर ये निकलवाने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये स्किन को लेकर ये टेस्ट यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, कि आपकी स्किन कितनी सेंसिटिव है इसके प्रति, डिप्थीरिया के प्रति। तो इस टेस्ट का नाम शिक टेस्ट है। अगला देखिएगा, मांस, मछली, अंडी और दूध जो है वाले प्रोटीन के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। मीट, फिश, एग एंड मिल्क आर इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन ऑफ। इनसे हमें क्या मिलेगा? सबसे पहले उच्च जैविक मान के, हाई रिटेंशन वैल्यू के, हाई एब्जॉर्प्शन वैल्यू के। तो ये हाई बायोलॉजिकल वैल्यू वाले प्रोटीन के महत्वपूर्ण स्रोत यहाँ पर माने जाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। मध्य पूर्व जाने वाले तीर्थयात्रियों को सामान्यतः कौन सी वैक्सीन यहाँ पर दी जाती है? जो भी मिडिल ईस्ट यहाँ पर जाते हैं, जस्ट लाइक सऊदी अरब गए, है ना, मिडिल ईस्ट में जितने भी एरियाज यहाँ पर कवर हो जाते हैं, तो उन सबको जाने से पहले या मोस्टली प्रेफर किया जाता है कि वो कौन सी वैक्सीन लगा कर जाए, वो येलो फीवर की वैक्सीन लगा कर जाए, क्योंकि ये मिडिल ईस्ट पूरे जितनी भी कंट्रीज इसके अंदर कवर करी जाती है ना, UAE हो गया, संयुक्त अरब अमीरात यहाँ पर हो गया, है ना, जितने भी यहाँ पर इसमें आ जाते हैं, तो सबको जो है वहाँ पर येलो फीवर ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अगर वो वहाँ जाते हैं तो सजेस्ट किया जाता है कि आप येलो फीवर की वैक्सीन लगा कर जाएं। ठीक है,
चलिए, तो इस पेपर के अपन ने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इसे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है कि ट्यूबरकुलोसिस एंड विब्रियो कॉलेरी जो है किसके द्वारा आइडेंटिफाई यहाँ पर किया गया था, ठीक है। किसकी पहचान किसने यहाँ पर करी थी? रॉबर्ट कॉच हो सकते हैं, लुइस पास्चर हो सकते हैं, न्यूटन हो सकते हैं, या फिर आइंस्टीन हो सकते हैं। देखो, दो तो फिजिक्स वाले ही हो गए, ठीक है। बचे हुए दो ऑप्शन में से आपको सिलेक्ट करना है। चलिए, ठीक है, तो आज के सेशन को यहीं ओवर करते हैं। मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।